Now, Shri Anurang Thakur. धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई अनुदान मांगों पर अपना विचार रखने का समय दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इस मंत्रालय के अंतर्गत जहां केंद्र राज्य संबंध, सीमा सुरक्षा, अर्धसैनिक बलों का प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, केंद्र शासित प्रदेश, आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग आते हैं, तो मुझे लगता है कि जितनी भी बात इस पर होगी वो आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ी हुई, देश से जुड़ी हुई है। और आज भी जब मैं पार्लियामेंट आया तो प्रश्नकाल के समय जो चर्चा चल रही थी, जिस तरह का यहाँ पर माहौल था, वो कोई विदेशी गतिविधियों के कारण नहीं था। वो तेलंगाना के मुद्दे को लेकर अपने ही सदस्य यहाँ पर विरोध जता रहे थे। और तेलंगाना की मांग कब से उठी? तेलंगाना राज्य की जब मांग उठी तो माननीय गृह मंत्री जी ने 9 दिसंबर 2009 को एक बयान दिया और बयान में यह भी कहा that the formation of Telangana state will be initiated, appropriate resolution will be introduced in the assembly। लेकिन 3 वर्ष बीत गए, आपकी एक स्टेटमेंट ने तेलंगाना में ये हालात कर दिए कि लगभग 700 लोगों की जान चले गई। पता नहीं आपने उस दिन ये स्टेटमेंट कैसे दिया? शायद सोनिया जी का जन्मदिन था, उनको प्रभावित करने के लिए दिया? क्या ये कांग्रेस ने मान लिया था कि हमने तेलंगाना राज्य बनाना है? आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का इस पर राय क्या है? क्या आपने इस पर कुछ तय किया है? अगर आपने जो तय किया है तो सदन जानना चाहता है, क्योंकि केवल आपकी एक स्टेटमेंट की बात नहीं, 700 लोगों की जान चले गई, हमारे नौजवान भाइयों और बहनों की। आप तो शायद एक के भी घर नहीं गए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है उनके मन पर क्या बीती होगी, आप इस पर सोचिए। इस सदन का महत्वपूर्ण समय इस डिमांड को लेकर बार बार जाता है। आखिर सरकार इस पर क्या निर्णय करने वाली है, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। जहां तक मैं सदन की बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट से जुड़ी हुई बात आती है तो कहीं ना कहीं मैं वापस जो संसद पर हमला हुआ, भारतीय लोकतंत्र पर हमला हुआ, जिसने हम सबको झंझोड़ कर रख दिया, और मुझे लगता है ना मैं, ना और आप, ना ही ये देश उस दिन को भूल पाएगा। लेकिन एक बात आज भी सताती है, क्या भारत आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक सॉफ्ट स्टेट बनकर रह गया है? जब आप गृह मंत्री बने थे तो मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे लगता था कि शायद आप में वो काबिलियत है कि आप कुछ ना कुछ इस दृष्टि में करेंगे, चाहे वो माओवाद, नक्सलवाद की, आतंकवाद की बात। आप एक काबिल वकील हैं, आपका जो एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स में है उसको देखकर लगता था गृह मंत्री के नाते शायद जिस परिस्थितियों से ये देश गुजर रहा है आप उसको संभाल पाएंगे। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है मंत्री महोदय, 2004 में अफजल गुरु को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई, 8 वर्ष बीत गए। क्या सरकार के हाथों में मेहंदियां लगी हैं, चूड़ियां पहन रखी हैं कि आप में वो काबिलियत नहीं कि एक आतंकवादी ने जिसने संसद पर हमला किया आप उसको फांसी चढ़ा सकें? आखिर सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है? क्या देश नहीं चाहता कि अफजल गुरु को फांसी हो? क्या वोट बैंक की राजनीति में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे? ये देश जानना चाहता है। और हमने तो पहले भी कहा, जब जब आतंकवाद की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, मैं और मेरी पार्टी स्तर से ऊपर उठकर आपके साथ, आपकी सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा की सवाल है। और मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि जब बाटला हाउस कांड हुआ, इंस्पेक्टर ML शर्मा शहीद हुए, शायद आपकी सरकार में से तो कोई उनके घर गया या नहीं गया, लेकिन जो आतंकवादी मारे गए उनके घर आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता इतने फ्रीक्वेंटली, इतने लगातार जाते रहे, मानो कि हमने उनको सम्मानित करना था आतंकवादियों को। आपकी सरकार के एक मंत्री यूपी के चुनाव में यहां तक कह दिया कि बाटला हाउस कांड को लेकर सोनिया जी की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे।
मुझे दुख इस बात का होता है कि काश वो आंसू बहे होते किसी इंस्पेक्टर जो शहीद हुए एमएल शर्मा, उनके लिए, हमारे कोई फौजी भाई जो मरा उसके लिए, उनकी शहादत पर हुआ होता तो अलग बात थी, लेकिन आतंकवादी के मरने पर हुआ, इस बात का मुझे दुख होता है। आखिर हम किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? अपीसमेंट पॉलिसी, धर्म के नाम पर आप आरक्षण देने की बात करते हैं। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन देश को बांटने का जो आप लोगों ने प्रयास किया है वो सही दिशा में नहीं है। आज हमारे सामने इतनी चुनौतियां हैं, केवल बाहरी सूत्रों से, जो बाहरी आतंकवाद है उससे खतरा नहीं, अपने देश के अंदर जो माओवाद, नक्सलवाद हमें खोखला करता चला जा रहा है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई। 26/11 का हमला हुआ और मुंबई के उस हमले ने हमारी आतंकवादी हमलों के प्रति कितनी तैयारियां हैं वो पूरे देश के सामने लाकर दिखा दी। 2009 में आप ही एक आईबी के फंक्शन में गए थे मंत्री महोदय, जब आपसे सवाल पूछे गए कि क्या सुरक्षा का लच्चर प्रदर्शन वहां पर हुआ, मुंबई पुलिस उस अटैक के मुकाबला नहीं कर पाई, हमारी एनएसजी समय पर नहीं पहुंच पाई, हमारी इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, हमारी मरीन पुलिस जो है वो क्या फेल हो गई, तो शायद आपने कहा था कि आपके पास इसका उत्तर है। अगर एनआईए उसका उत्तर था तो मुझे लगता है उसके बाद भी अगर आप देखें तो इस देश में कई हमले हुए। और जब आपकी पार्टी के एक युवा महासचिव ये कहते हैं कि देश में हर आतंकवादी हमला नहीं रोका जा सकता, तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं एक गृह मंत्री के नाते, क्या आप उनसे सहमत हैं? क्या इस देश में आतंकवादी हमले नहीं रुकेंगे? अगर अमेरिका में 9/11 के बाद एक भी आतंकवादी हमला नहीं होता तो भारत में बार बार आतंकवादी हमले क्यों होते हैं? इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। क्यों होते हैं? Because we have become a soft state. We have not taken enough measure, or we have not taken the terrorist to that level to hang them despite the Supreme Court order, sir. अफजल गुरु को आप जैसे मेहमान नवाजी कर रहे हैं पिछले 8 वर्षों से, सरकारी मेहमान आपने बना दिया है। कसाब को पता नहीं कब तक फाइनल ऑर्डर आएगा, कब तक उसको हम पालेंगे। क्या ये देश की दशा आपने कर दी है? आपके युवा महासचिव ये कहते हैं कि एक आतंकवादी हमला भी नहीं रोका जा सकता। आपने खुद कहा है, और मैं आपसे कहीं ना कहीं सहमत भी हूं, और जब राज्यसभा में चर्चा भी हुई थी तो वहां पर अरुण जेटली जी ने भी कहा दैट वी नीड अ स्ट्रांग इंटेलिजेंस सिस्टम, we need quick response teams, we need a security setup to combat terrorism, and we need a tough legal system which punishes the guilty. बट अगर आप कुल मिलाकर पिछले जितने केसेस हुए हैं, चाहे अफजल गुरु का हो, कसाब का हो, या आजमगढ़ में जो आतंकवादियों ने जो बाटला हाउस कांड में मारे गए, उन सबको लेकर अगर केसेस की बात की जाए तो क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं? एनआईए बनाने की बात आई मंत्री महोदय, उसके बाद ये देश गवाह है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, हमने भी ये कहा था कि ठीक है, अगर देश की सुरक्षा के साथ बात जुड़ी हुई है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाने में हमारा कोई इतराज नहीं है। लेकिन एनआईए की भूमिका क्या रही? पहले 3 वर्षों में जो उन्होंने अपनी ओर से छानबीन की, क्या आप डेविड हेडली के बारे में पता लगा पाए थे? क्या आपको राणा के बारे में पता चल पाया था कि शिकागो ट्रायल कोर्ट के माध्यम से वो पता चला कि उनकी भूमिका भी लश्कर तोयबा और आईएसआई के साथ मिलकर यहां पर अटैक्स में रही? अगर ऐसा था तो अमेरिका के लिए तो हम अपने देश को पूरा खोल देते हैं। क्या अमेरिका ने आपको वहां पर जांच करने की अनुमति दी? अगर दी तो उसमें आपने और आपकी सरकार ने क्या किया है? अगर हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे, सुधरने का हमारे पास मौका नहीं होगा, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? किसी ने सही कहा है, गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए,
और गलती स्वीकार करने के लिए कलेजा चाहिए। शायद उस तरफ दोनों बातों की कमी है, दोनों बातों की कमी लगती है। ना हम दोषियों को पकड़ पाते हैं, ना उनको फांसी पर चढ़ा पाते हैं, ना अपनी गलती कबूल करते हैं। और जहां देश में नक्सलवाद माओवाद की हम बात करते हैं, तो यूपीए 1 को तो शायद पता नहीं चला कि माओवाद नक्सलवाद होता क्या है और यूपीए 1 की उसके प्रति नीतियां क्या थी। लेकिन जब आप आए तो मैंने पहले भी कहा एक उम्मीद बंधी, लेकिन दांतेवाड़ा में एक ऐसा नक्सलवादी हमला हुआ, हमारे नौजवान पुलिसकर्मी उसमें शहीद हुए, जहां विपक्ष आपके साथ खड़ा रहा। आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने आपके पर कतरने शुरू कर दिए। जो माओवादी सोच के लोग आपकी पार्टी में हैं, जो कहीं ना कहीं सहमति रखते हैं माओवादियों से, नक्सलवाद से, जो कहते हैं कि आप में बौद्धिक अहंकार है, that the Home Minister has intellectual arrogance. I can read it out. It is signed by your General Secretary. It's a signed article by your General Secretary of the Congress Party. Of your Congress Party. No, you are not allowed. There's a signed article of the Congress. Nothing will go on. Sir, there's a signed article of General Secretary of Congress Party. You address the chair. He says it's not only the General Secretary of the Congress Party who has written and signed an article saying that the Home Minister has intellectual or arrogance. ये मेरा कहना नहीं, आपके पार्टी के नेता कहते हैं, आपके पार्टी के मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं, आपके सहयोगी दल कहते हैं। I am speaking on the relevant subject. I am speaking on the relevant subject. And I am telling you, if your party member doesn't have trust in your Home Minister, it is, sir. Please take your seat. Please take your seat. It is. Now, please, Narayana Yadav, please take your seat. Nothing will go on except minister. You are. शायद मंत्री. Who heads the Home Ministry? Who heads the Home Ministry? Doesn't Home Minister head the Home Ministry? If Congress, ex-ministers, if Congress General Secretary has no confidence in Home Minister, then I'm sorry to say, that is your misunderstanding, sir. I'm stating the facts in the House. It is a signed article by the Congress General Secretary saying that the Home Minister is suffering from intellectual arrogance. No, it is not my word. Don't make personal attacks. That is not fair. Don't make personal attacks. That is not. And Mr. Manishankar Aiyar agrees with him. No, that is different. Don't. No, please. No, that is all right. Any personal attack cannot be made here. That is. सर, इसके अगली बात सुनिए जो सबसे महत्वपूर्ण है। इनके पार्टी के नेताओं ने अपने गृह मंत्री का उस समय की बात कर रहा हूं, जब दांतेवाड़ा में हमला हुआ, हमारे सैनिक शहीद हुए, इनकी सरकार के, इनके पार्टी के नेता तो इनके पर काटने में लगे थे, लेकिन विपक्ष ने गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा। हमने कंधे के साथ कंधा जोड़कर खड़े होकर कहा, माओवाद का, नक्सलवाद का सामना करो, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। विपक्ष की भूमिका थी, लेकिन इनके अपनी सरकार के लोग आपके पर काटने में लगे थे। You said, sir, that we need a strong mind, strong heart, staying power to fight with Maoists. I agree with you. You're right. But how do you do that? With a divided UPA, with a divided government, with a divided Congress party, who doesn't agree with you? आपकी पार्टी आपसे सहमत नहीं है, विपक्ष आपका साथ देता है आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, माओवाद का मुकाबला करने के लिए। यही हाल है कांग्रेस पार्टी का। इसलिए मैंने कहा था कि विपक्ष की ओर से आतंकवाद के खिलाफ हम सदा सहयोग करते रहें,
लेकिन ये पार्टी बटी रही है, चाहे जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है। माओवाद एक ऐसी मूवमेंट है जो सशस्त्र विद्रोह है, सैन्य आंदोलन है। आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि वहां पर सड़कें बनाइए, अस्पताल बनाइए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो कलेक्टर वहां पर विकास करवाता है, छत्तीसगढ़ में उसको अगवा करके ले जाते हैं, हमें कौन कौन सी मांगे नहीं गृह मंत्री जी मांगनी पड़ती। उड़ीसा में एमएलए को अगवा कर लिया जाता है। क्या माओवाद इस तरह से खत्म होगा? 2 इटली के नागरिकों को ले गए, शायद सोनिया जी को भी उतना दुख हुआ होगा, उतना ही मुझे भी हुआ, आपको भी हुआ। वो हमारे अतिथि थे, लेकिन क्या 20 वर्षों से अतिथि थे? हमारी वीजा पॉलिसी क्या है सर? व्हाट इज आवर वीजा पॉलिसी? इस देश में कोई भी आए 20 वर्षों तक यहां रह सकता है। वो इटली के नागरिक यहां पर क्या कर रहे थे? क्या जानबूझकर इस देश में माओवाद का कुछ लोग बढ़ावा तो नहीं दे रहे? क्या माओवाद को बढ़ाने के लिए, नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए विदेशी ताकतों का भी हाथ है? क्या पीएलए के साथ जो जेएंडके के टेररिस्ट हैं उसके संबंध पाए जाते हैं? और जो एक नई फोर्स बननी शुरू हो गई है कि हथियारों के बल पर हिंदुस्तान पर राज करेंगे, इस लोकतंत्र को खत्म करेंगे, क्या हम उस विचारधारा को मारने के लिए एकजुट हैं? हम तैयार हैं। एकजुट तो तब होंगे जब कांग्रेस एकजुट होगी। अगर कांग्रेस विभाजित है, सरकार विभाजित है, सहयोगी दल इनका साथ नहीं दे रहे, तो माओवाद नक्सलवाद का आप सामना क्या करें? मैं यहां तक कहना चाहता हूं सर, कि आज फंडिंग कहां से हो रही है? किडनैपिंग्स के माध्यम से, ठेकेदारों से पैसे वसूल करके, सरकारी कर्मचारियों से, कंपनियों से पैसे उगराही करके। अगर वो हो रहा है तो आखिर हम उस पर कैसे चेक लगाने वाले हैं? और मैं तो यहां तक कहता हूं, जो आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पैसा दे भी रहे हैं, उसमें स्कैम्स कितने हुए? क्या वो स्कैम्स के माध्यम से पैसा भी नक्सलाइट मूवमेंट को, माओइज्म को बढ़ाने के लिए जा रहा है? क्या नक्सलवादियों के, माओवादियों के कैंप उड़ीसा, झारखंड के साथ साथ म्यांमार में भी लग रहे हैं? जो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कहती है, जो 2 नक्सलवादी यहां से पकड़े गए नक्शों के साथ, उसमें साफ तौर पर पता चला था कि म्यांमार तक इनकी मार है। वहां से आईएसआई साथ देकर यहां पर हथियार सप्लाई करती है, पैसे सप्लाई करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या चाइना भी माओवाद को, नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहा है? अगर दे रहा है तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। और मैं चाहूंगा गृह मंत्री जी, ये देश जानना चाहता है कि आपकी सरकार माओवाद, नक्सलवाद को कुचलने के लिए क्या करना चाहती है? इसकी फंडिंग कहां से होती है? इसको हथियार कहां से मिलते हैं? अगवा करके कैसे लेकर जाया जाता है? फिर उन आतंकवादियों को, उन उग्रवादियों को, उन नक्सलवादियों को छुड़वाया जाता है। इसके खिलाफ आपकी सरकार क्या करने वाली है? क्या आप इसके ऊपर कोई व्हाइट पेपर लाएंगे? मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया करके इसके ऊपर व्हाइट पेपर लाइए, ताकि सदन को और देश को पता चल सके आपकी सरकार, गृह मंत्रालय नक्सलवाद, माओवाद को लेकर क्या करने वाला है और क्या कार्यक्रम आपने अभी तक किए हैं। जहां तक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात है, नागा नेगोशिएशंस में क्या हुआ, कहां तक वो बात बढ़ी? और नॉर्थ ईस्ट क्या, अगर मेरे जितने मित्र यहां पर नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, अधिकतर उनसे बात करते हैं, ननौंग जी पीछे बैठे, वहां रेल मार्ग नहीं है, सड़कें नहीं है, हवाई जहाज से जाने के लिए बहुत दुविधा होती है। क्या हमने उस ओर कभी सोचा है? आज हमारे एक सहयोगी रमन ढेका जी ने यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि नॉर्थ ईस्ट से आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे भाई और बहन, उनके साथ जो अत्याचार देश के अलग अलग कोनों में हो रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, उनको मार दिया जाता है, उनको सताया जाता है, क्या उसके लिए हमारी सरकार ने कोई उचित कदम उठाए? क्या वो दूरियां कम करने के लिए,
नॉर्थ ईस्ट का विकास कैसे हो, हम अपने उन भाई बहनों को अपने गले कैसे लगाएं, जम्मू कश्मीर से जो कश्मीरी हमारे भाई आते हैं, बहनें आती हैं, हम उनको अपने गले कैसे लगाएं, उनसे नजदीकियां कैसे बढ़ाएं, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको उचित कदम उठाने चाहिए सर। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हम उनको सब्सिडी दें, चाहे कोई और फंडिंग का इंतजाम करें, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर नेशनल इंटीग्रेशन की दृष्टि से इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि आपका मंत्रालय और सरकार उस दिशा में उचित कदम उठाएंगे ताकि हमारी कोई बहन के साथ बलात्कार ना हो, उसको मारा ना जाए, उसकी हत्या ना की जाए, ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। जहां तक पूर्वी उत्तर क्षेत्रों की बात है, बहुत लंबे समय से देखा गया है कि उनका उत्पीड़न भी हुआ है, लेकिन यह भी हम सबके सामने आता है कि किस तरह से उन राज्यों में लगातार स्कैम्स बढ़ते चले गए। पैसे की कमी हो सकती, कम दिया हो, लेकिन जितना दिया क्या वो भी खर्च हो रहा है। आपके अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम का नाम 1000 करोड़ के घोटाले में आया, पीडीएस स्कैम में। असम में जो जाता है चावल के, वो वापस घूमकर काला बाजार हो जाता है, कालाबाजारी में वो चावल वापस आते हैं। और उसी तरह से लोकटक लेक के लिए 244 करोड़ के स्कैम, लोकटक लेक के लिए 244 करोड़ के स्कैम की बात आपके सामने आई। एनआईए एक नॉर्थ सेचर हिल स्कैम की इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है। 1000 करोड़ का मंत्री जी, 13.45 करोड़ रुपए का तो कैश पकड़ा गया और बड़े बड़े वहां के मंत्रियों के नाम और अधिकारियों के नाम पुलिस पर आ रहे हैं। एनआईए ने उसमें क्या किया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। शायद आपको स्कैम छोटे लगे क्योंकि केंद्र सरकार ने तो 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम्स की बात करें तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं नजर आता। आदर्श हाउसिंग की बात करें तो उसके सामने कुछ नजर नहीं आता। कौन ए राजा जी जेल में है? मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करना चाहता कौन जेल में है 2G स्पेक्ट्रम के माध्यम से। बहुत आरोप इस सरकार और इस मंत्रियों के नाम पर लगे, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने जहां भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े, वहीं आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए भी आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाई। जम्मू कश्मीर भी आपके मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो ऐतिहासिक भूल, आई से द हिस्टोरिकल ब्लंडर, जो जवाहरलाल नेहरू जी कर गए थे इस देश में, चाहे वो कश्मीर के विवाद को यूएन ले जाने की बात हो, चाहे वो कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस देने की बात हो, विशेष दर्जा देने की बात हो, या वेस्टर्न पाकिस्तानी रेफ्यूजी जो आए उनकी सेटलमेंट की बात हो, वो सब अगर देने की बात है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के लिए एक ऐसा काम कर गए हैं कि जो पिछले 60 वर्षों में, 64 वर्षों में हम सब लोग कुछ नहीं कर पाए। नेशनल इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने हम जा रहे थे देश के युवाओं को इकट्ठा लेकर, लेकिन उस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपसे मुलाकात करके इतनी बटालियन वहां पर लगा दी कि अपने देश के कश्मीर में हम तिरंगा नहीं फहरा पाए, हमें अरेस्ट कर लिया। लाल चौक पर गए, क्या हमारा अधिकार नहीं है? हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। हम हर जगह ले जाकर लहराते हैं, कश्मीर पर हम तिरंगा लहराएंगे। ये नेशनल कश्मीर पर हमारा अधिकार है। कश्मीर हमारा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सदा अभिन्न अंग रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सदा अभिन्न अंग रहेगा। तिरंगे के सम्मान के लिए, तिरंगे के सम्मान के लिए हम सदा लड़ते रहे और आज भी लड़ेंगे। वहां पर तिरंगे को जलाया जाता है, तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे हम लोग वहां पर जाकर। आप प्रतिपक्ष के नेता को, चाहे वो लोकसभा की हो, राज्यसभा के हो, अनंत कुमार जी हो, आप सभी को गिरफ्तार करते हो। और ये मैं नहीं कहता, ये इसी देश के नेशनल
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अपना नोटिस दिया है जम्मू कश्मीर की सरकार को। जम्मू कश्मीर की सरकार को कहा है, जम्मू कश्मीर की सरकार को कहा कि आपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और बाकी कार्यकर्ताओं को, प्रतिपक्ष के नेता को कश्मीर में तिरंगा फहराने से क्यों रोका? ये मैं नहीं कहता, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है। Please take your seat. नहीं, ये विवाद का मुद्दा, ये विवाद का मुद्दा पंडित नेहरू पैदा कर गए और आज तक देश को झेलना पड़ रहा है। कश्मीर भारत का भिन्न अंग है और मैंने पहले भी कहा, जम्मू लेह लद्दाख की जनता को उसके अधिकार नहीं मिलते। जम्मू के लोगों को पर राटा जो खर्च होना चाहिए वो नहीं मिलता। जम्मू और लेह लद्दाख को उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जम्मू के लोगों को, लेह लद्दाख के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। और ये मैं नहीं कहता, No, you speak at the time. When your time comes, you can speak at the time. You speak at the time, I love you. और ये मैं नहीं कहता, ये मेरा कहना नहीं है, ये No, you इंटरलोकेटर्स, take your seat. You take your seat. सरकार ने इंटरलोकेटर्स नियुक्त किए। आखिर उस इंटरलोकेटर्स ने Please take your seat. Please take. No, please take your seat. सभापति महोदय, सरकार ने इंटरलोकेटर्स नियुक्त किए। Nothing will go on मैं record. गृह Please मंत्री take जी your से seat. पूछना चाहता हूं, वेयर इज द रिपोर्ट ऑफ इंटरलोकेटर्स? सर, इंटरलोकेटर्स की रिपोर्ट कहां पर है? ऐसा क्या है इंटरलोकेटर्स पर? No, please take. Please, you take. No, please take your seat. No, please take your seat. Please, first you take your seat. No, nothing will going to go. What he says. No. Nothing will going to say. When I am standing here, it shows how you are responding. Please take your seat. Please take your seat first. Take your seat first. Go. Please, you take your seat first. No, nothing will go on record. No, nothing will go on record. Whatever you are speaking, you are unnecessarily interrupting the house. You are very sorry for that. Don't interrupt the house. Please take your seat. Nothing will go on record. Nothing. No. Okay. No, you like the ज्यादा एक आजाद भारत में तिरंगे से सम्मान से ज्यादा बड़ी बात ना कोई हो सकती है। Yeah, I told you repeatedly. I am telling you, please take your seat. No, you take your seat. Why? You are a senior member. Why are you shouting like this? No, you speak whenever turn comes. No, nothing. When your turn comes, you can speak at that time. Don't interfere like this. सर, आज Try to conclude. आज जो अलगाववाद की हम बात करते हैं, आज जो हम अलगाववाद की बात करते हैं और वो देन भी किसी की है, तो मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। देश की राजधानी में आकर अलगाववादी नेता देश के विरोध बयानबाजी करते हैं और हमारे देश के गृह मंत्री ये कहते हैं, किस कानून के तहत हम अलगाववादियों को जेल में भेजें? अलगाववादी हमारे देश के खिलाफ देश विरोधी टिप्पणी करते हैं और गृह मंत्रालय कुछ नहीं करता। हाँ, लेकिन बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो आप लाठियां चलाते हैं, आप उनकी गिरफ्तारी करते हैं। अलगाववादियों के खिलाफ आपका कोई रुख नहीं, नरम रुख अपनाए हुए आप हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंटरलोकेटर्स की मैं बात पूछना चाहता हूं, इंटरलोकेटर्स किसने नियुक्त किए? अगर आपकी सरकार ने नियुक्त किए हैं तो इंटरलोकेटर्स ने ये कोई बात है क्या?
Please take your seat, please, all of you, please. जब आपकी बारी आओ तो बोल देना, आप जो बोलना है। Please, honourable member, please. So, try to conclude. Try to conclude your speech. हम देश की कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिया है इनकी सरकार को कि कश्मीर में तिरंगा क्यों नहीं फहराने दिया। ये ट्रिब्यून की मैं न्यूज आपको दिखा रहा हूं, अदिति टंडन ने लिखी है आपके सामने। ह्यूमन राइट कमीशन का नोटिस मैं साथ में लेकर आया हूं। इससे बड़ी बात मैं सदन में और क्या करूं। और दूसरी बात मैं और करना चाहता हूं, ये सरकार का नरम रुख जो अलगाववाद के प्रति है, यही एक कारण है कि हम जम्मू कश्मीर को ज्यादा ऑटोनॉमी देने की बात करते हैं। आखिर सरकार किस ओर जा रही है, मैं जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है। ऑटोनॉमी देने की बात कहां तक आती है? जितने अधिकार हमने जम्मू कश्मीर को दिया है, और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, इंटरलोकेटर्स की रिपोर्ट क्या कहती है? इंटरलोकेटर्स की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। आखिर उसको इतनी देर तक अपने पास क्यों रखा गया है? अगर देश का पैसा उस पर लगा है तो देश को जानने का अधिकार भी है। और मैं ये चाहता हूं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में कोई बदलाव ना किया जाए। अगर कश्मीर के हालात ठीक हुए हैं तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग जो है वो देश की सेना का है। देश की सेना ने कश्मीर को बचाने के लिए, कश्मीर में सामान्य माहौल बनाने के लिए देश की सेना का बहुत बड़ा योगदान है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और एक और मैं बात यहां पर कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। हाल ही में सरकार ने कहा कि हम एनसीटीसी के मुद्दे को लेकर, आपकी सरकार ने सर, अगर केंद्र और राज्य के संबंधों की बात की जाए तो लोकतांत्रिक ढांचे में, इस फेडरल स्ट्रक्चर में आपके ऊपर सबसे बड़ा दायित्व आता है एक होम मिनिस्टर होने के नाते। जहां आपकी पार्टी के लोग आपका विरोध करते हैं, विपक्ष आपका सहयोग करती है आतंकवाद से लड़ने के लिए, वहीं पर जब एनआईए बनाने की बात आई तो सभी दलों ने आपका सहयोग किया। लेकिन एनआईए की भूमिका क्या है? ये रिपीटेशन नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है। एनआईए ऑफर्ड ₹1 crore टू नेम आरएसएस लीडर्स। इज दिस क्या सर ये एनआईए कर रही है? ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा, मैं नहीं कह रहा। Sir, I would certainly not interrupt any honourable member, especially one who's making the opening speech, and I have great affection for this young member. But that is a affidavit filed by one accused in a court. The court did not take up that affidavit. On the same day, NIA told the Indian Express editor, we will file a rejoinder. If you want to publish the affidavit, publish the rejoinder also. The next day, Indian Express in a small column said, NIA is filing a rejoinder. If you look at one-sided pleadings, either the plaintiff or the petitioner, and you give publicity to that pleading, I mean, I'm sorry for the reporter and the newspaper, but it is, please sit down, but it is even more sorry when you take that paper and read it without realizing that it is an allegation made in a court, there is a rejoinder being filed or has been filed, and it is the court which will pronounce. I mean, you should know what to read. I don't mind you reading a newspaper, but you should observe some restraint and what should be read and what should not be read. सर, अगर इसके विस्तार में जाने की मैं बात करूं, चाहे वो एफिडेविट उन्होंने कहा है जिनके ऊपर केस चल रहा है, आपके कहने से सब्जेक्ट नहीं छूट सकता, क्योंकि एनआईए के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। ये एनआईए बनाने के लिए हमने भी सहमति दी थी। आज आप एनसीटीसी बनाने की बात करते हैं। गृह मंत्री जी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपकी भूमिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। जब विपक्षी दल आपको यह अनुमति देता है, आपके साथ सहमत होता है कि एनआईए बनाइए, और एनआईए के अधिकारियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं, जब जांच होगी तब की होगी। लेकिन अगर ये आरोप लगे हैं सर, अगर ये आरोप लगे तो गंभीर आरोप लगे हैं कि एक व्यक्ति विशेष, एक संस्था के ऊपर आरोप लगने के लिए आपके अधिकारी
1-1 करोड़ रुपया देने की बात करे, यह गंभीर विषय है और इससे अलग नहीं रखा जा सकता। एनसीटीसी की आप बात करते हैं, राज्यों का विश्वास जीतने के लिए आपको क्या यह प्रयास नहीं करना चाहिए था कि एनसीटीसी लाने से पहले आप राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते? किसने मना किया था सर? और मैं तो आपको यह कहूंगा, कोई रूठे अगर तुमसे, That time is 51 minutes is there. That is कोई रूठे अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, क्योंकि जिद की जंग में अक्सर दूरियां जीत जाती हैं। कहीं ये दूरियां ज्यादा ना हो जाएं। आपके और राज्यों के संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं है। इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग एक बार भी शायद नहीं हो पाई। यूपीए 1 में 2 बार हुई थी और इतने बुरे संबंधों के बावजूद आपकी मीटिंग्स नहीं होती हैं। एनसीटीसी हम पास करवाने की बात करते हैं, उसमें जो एक प्रमुख मुद्दा आता है कि आईबी को आप सर्च, अरेस्ट और प्रोसिक्यूट करने के अधिकार देने की बात करते हैं। जब एनआईए है तो एनसीटीसी की क्या आवश्यकता है? क्या आप ये नहीं जानते कि आप ही की सरकार ने कई बार अपने बचने बचाने के लिए, कई बार अपने लाभ के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया है? देश जानता है और मुझे लगता है सपा बसपा वाले ज्यादा जानते होंगे। क्या एनसीटीसी एनआईए का दुरुपयोग भी ऐसे किया जाएगा? पॉलिटिकल मिसयूज नहीं होगा? डर है। ये आपकी जो शासित राज्य हैं वो भी दबे स्वर में मुख्यमंत्री कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि गवर्नमेंट जो बीएसएफ, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसको भी प्रदेशों में भेजना चाहती है सर्च, अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट पावर्स देकर। आरपीएफ को भी। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? हम आतंकवाद का सामना करने वाले कि देश को बांटने वाले? आप फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और यह देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे अगर मंत्री और आप जैसी सरकार अगर आज इस पर जागरूक नहीं होगी और प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल टारगेट वायलेंस बिल, वो भी एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा था कि इस देश को धर्म के नाम पर बांटा जाए, वो भी देश का दुर्भाग्य था। मंत्री जी, आप कृपया करके थोड़ा जागिए और मुझे लगता है अगर आप नहीं जागेंगे तो देश के लिए बहुत देरी हो जाएगी। देश के सामने बहुत गंभीर परिस्थिति है। माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद को लेकर हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है आतंकवाद को लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। और मैं तो आपको यह कहना चाहूंगा, मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आशा करता हूं आप उचित कदम उठाएंगे आतंकवाद को रोकने के लिए, नक्सलवाद को रोकने के लिए। हमारा सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आपके साथ सदा बना रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।